नमस्कार। अपने YouTube के इस अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुभाष शर्मा आपके बीच एक और नए मुद्दे को लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के राजनीतिक कौशल की। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर विचार हिलोरे मार रहे होते हैं, मगर उनको अभिव्यक्त करने की जो उनको एक ताकत होती है, जिसको शब्दकोश कहते हैं, उसको वोकैबुलरी कहते हैं, सही समय पर सही शब्दों का चयन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना, ये एक कला है। कुछ लोगों में ये जन्मजात होती है, कुछ इसको परिस्थितियां आने पर सीखते हैं। तो मेरा मानना है कि हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दूसरी श्रेणी के व्यक्ति हैं। उनमें ये कला जन्मजात नहीं थी और नेतृत्व की क्षमता भी उनमें जन्मजात नहीं थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उनको लगभग 1999-2000 से मैं उनको जानने लगा हूं और हमारी दुआ सलाम तो हो जाती थी, मगर बैडमिंटन एसोसिएशन का जब मैं अध्यक्ष था उस वक्त वो एक कार्यक्रम में आए थे, मेरे कार्यक्रम में, और मैंने बार बार कहने के बाद भी मैंने उनका स्वागत किया था विधायक के रूप में। उन्होंने वहाँ न माइक पकड़ा और ना ही बोलना स्वीकार किया। तो दो शब्द उनकी तरफ से मैंने ही कह दिए थे कि हमारे रायपुर विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सभी खिलाड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। वो बैडमिंटन के शौकीन थे, ऐसा उनके साथ आए हुए राजकुमार पुरोहित ने मुझे बताया था। ये इतना लंबा इसलिए बोल रहा हूं कि जब एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं ना, तो फिर जितना आपको मालूम है उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव के बारे में उसका जिक्र करना चाहिए। मैं उनका लंबे समय आलोचक रहा, मैं ये कहने में कभी गुरेज नहीं करता। शायद उनको, उनके मन में मुझे लेकर के कुछ असुरक्षाएं थी। पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता होते हैं। ये कृषि मंत्री थे, मैं निशंक जी के साथ था, तो निशंक जी जब मैं उनके आग्रह पर ही पार्टी में आया था। मैं स्वीकार करता हूँ, मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई लगाव किसी प्रकार का नहीं था, मैं उस विचारधारा का व्यक्ति भी नहीं था। तो त्रिवेंद्र जी को ऐसा लगा कि रायपुर मेरा प्रभाव क्षेत्र या कार्य क्षेत्र है। प्रभाव क्षेत्र तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा कि मैंने कोई बहुत लंबी पारी यहाँ नहीं खेली। हाँ, मेरा यहाँ लोगों से संबंध था, मैं लोगों से मिलता जुलता था, मेरा बचपन भी यहाँ गुजरा और मैंने एक घर भी यहाँ बना लिया था। तो आज जब मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की यात्रा देखता हूं और खास तौर पर जेपी नड्डा जी की इस दौरे के बाद उनकी स्थिति देखता हूं, क्योंकि उससे पहले भी मेरी बहुत सारे सियासतदान जो है इसके उत्तराखंड के, उनसे वार्ता होती थी, और नाम तो किसी का लूंगा नहीं। मेरी कुछ विधायकों के जो ग्रुप है, मेरी उनसे भी वार्ता होती थी। सभी का यही कहना था कि हाईकमान त्रिवेंद्र जी के साथ उतना खुश नहीं है जितना एक मुख्यमंत्री के लिए जरूरी होता है। और जरूर कोई ना कोई आएगा, और जब सीधे सीधे खबर आई कि नड्डा जी स्वयं आ रहे हैं और 3-4 दिन रह के सभी से मिलेंगे, तो ऐसा लगा था, मुझे भी लगा। मैंने ये लिखा भी और ये बोला भी। मगर आज मैं ये बात कह सकता हूं कि वो बचपन में कहानी पढ़ी थी ना, कि खरगोश और कछुए की वो जो दौड़ हुई थी, ये अब
तुलना ये दे रहा हूं तो न तो आप कोई अपने आप को कछुआ समझे और ना ही मैं किसी को खरगोश कह रहा हूं, लेकिन हाँ वो कहानी है तो वो यहाँ फिट बैठती है। खरगोश से मतलब है बहुत तेज उछल कूद करने वाला व्यक्ति, बहुत तेज चलने वाला व्यक्ति खरगोश का मतलब है। और कछुए का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, धीमे मगर सधे हुए कदम से आगे बढ़ना। तो यहाँ ये दोनों इनके प्रतीक हैं। तो मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि बाजी कछुआ जीतता दिख रहा है। कई खरगोशों को त्रिवेद जी ने किनारे लगा दिया। कुछ खरगोश तो, मैं मेहरबानी करके, ये मैं बिल्कुल आज व्यंग्यात्मक शैली में बोल रहा हूँ, कोई इसको अपने ऊपर व्यक्तिगत तौर पर ना ले। कुछ खरगोश तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पेड़ के किनारे छांव में बैठकर आराम करने लग गए। कुछ को नींद आ गई और कुछ इतना तेज दौड़े कि आज वो दिख ही नहीं रहे कि वो कहाँ चले गए। कोई कहता है दिल्ली चले गए, कोई कहता है विश्व भ्रमण पर हैं। बहरहाल त्रिवेंद्र जी ने अभी जो दौरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का यहाँ प्रदेश में हुआ, उन्होंने सारे ही करतब दिखाए। यानी जब हरिद्वार में कुछ लोगों ने विरोध करने की ठानी तो कमर दर्द भी बड़े सही समय पर उन्होंने प्रयोग किया और गए ही नहीं कार्यक्रम में। ये साहस हर कोई नहीं जुटा सकता कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के समय कह दे मेरी कमर में दर्द है। यानी उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि उन्हें उस पर भरोसा था। उनको दिल्ली में बैठे हुए नेताओं पर इतना भरोसा था कि अगर मैं नहीं भी गया जेपी नड्डा जी को मिलने तो चलेगा, मैं संभाल लूंगा। और उन्होंने संभाल के दिखाया। उसके बाद जो यहाँ विरोध की, विद्रोह की, गुस्से की, बगावत की जितनी खिचड़ियां पक रही थी ना प्रदेश में, त्रिवेंद्र जी ने एक प्रेशर कुकर में उसको बंद किया, साफ सुथरा प्रेशर कुकर, उसके ऊपर ढक्कन लगाया और उस ढक्कन के ऊपर खुद बैठ गए। बीच बीच में जरा जरा सी कहीं कहीं से स्टीम निकलती थी, हल्की सी खुशबू आती थी। अब ये तो पता लग ही जाता है कि इस बर्तन के अंदर क्या पक रहा है, मगर उन्होंने उस प्रेशर को रिलीज नहीं होने दिया और उस ढक्कन पर इतने मजबूती के साथ त्रिवेंद्र स्वयं बैठ गए और अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि वो प्रेशर कुकर की जो सीटी थी ना वो उठ नहीं पाई, बिल्कुल नहीं उठ पाई। और हमें तो ऐसा लगा जैसे उस बर्तन के नीचे जो विद्रोह की आग थी, जो विद्रोह की चिंगारियां बहुत सारे विधायकों के मन में अलग अलग गुट के, क्योंकि गुट है यहाँ, गुट तो उनको कोई मना नहीं कर सकता, बहुत सारे गुट है, गुट है, महत्वाकांक्षाएं हैं। और आगे 5-5, 6-6 बार विधायक होने के बाद मंत्री होने की इच्छा तो सभी पालते हैं। और पद भी खाली है, पद खाली है, योग्यता लोग रखते थे तो उन्होंने इच्छाएं पाली, तो इसमें उनका दोष नहीं है। मगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मैं यहाँ पूरे 10 में से 10 नंबर देता हूँ कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के सामने कोई अशोभनीय व्यवहार करने की लिबर्टी, कोई स्वर में विद्रोह लाने की छूट अपने किसी विधायक को नहीं दी। हाँ, उन्होंने इसके लिए काम किया। मुन्ना सिंह चौहान जैसे विधायक को परवादून के हर्रा वाला, जोगी वाला, बाला वाला इस क्षेत्र में बैठा दिया। उन्हें मालूम था कि विद्रोह कहां से उठ सकता है और
अपने ओएसडी धीरेन्द्र सिंह पंवार को जॉली ग्रांट बैठा दिया कि यहाँ बैठिए, इस पूरे क्षेत्र को भी संभालिए और हवाई अड्डे से लेकर के और देहरादून पहुंचने तक एक एक कार्यकर्ता पर निगाह रखिए कि कहीं विद्रोह का स्वर फूट ना पाए, और फूटा भी नहीं। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री, एक स्थिर सरकार देने में कामयाब हुए। ऐसे तो अभी 1 साल से ज्यादा वक्त बाकी है, मगर अब आसार कम लगते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अब कहीं उनका विकल्प ढूंढने की कहीं पर कोई चर्चा भी होगी। 1 साल बाद चुनाव होंगे, तो इतने सारे चुनौतियों के बावजूद, मंत्रिमंडल का पूरा कोटा न भरने के बावजूद, अपने ऊपर जो बहुत पहले के कार्यकाल में 2007 से 2012 के कार्यकाल में ढैंचा बीज का जो उसके वितरण का, उसकी खरीद का जो घोटाले का आरोप लगा था, यानी उस घोटाले की जांच भी करा ली, सिद्ध भी हो गया और कहीं अपने ऊपर आंच भी नहीं आने दी। उसके बावजूद उसके बाद अपने परिवार के नाम से जो संपत्तियां आपने खरीदी उसकी जांच भी हो गई, उसका सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने उसका वैल्यूएशन भी करा लिया, मगर वो गोपनीयता के नियम के वजह से वो बाहर भी नहीं आने दी। कंप्लेंट भी हो गई, जांच भी हो गई, परिणाम भी कुछ नहीं निकला। माननीय हाईकोर्ट ने जो पिछले दिनों उनके ऊपर रांची वाले प्रकरण में जांच बैठाने का जो आदेश दिया था, उसे भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उस जांच को आपने रुकवा दिया। और इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान आमतौर पर इतना नजरअंदाज इस तरह के आरोपों को नहीं करता, मगर आपके केस में किया। मैं बहुत पहले से सुनता था कि त्रिवेंद्र कहते हैं कि मैं संगठन का व्यक्ति हूं, और मेरा यह मानना था कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधायकों का साथ होना जरूरी है, मगर त्रिवेंद्र जी ने यह सिद्ध करके दिखाया कि संगठन भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि है, और संगठन के आगे विधायकों के विद्रोह की कोई कीमत नहीं है। ये भी आपने सिद्ध करके दिखाया। मैं आज किसी की चाटुकारिता करने नहीं आया, ना ही त्रिवेंद्र जी की नेतृत्व क्षमताओं में और उनकी कार्य कुशलता में, उनके राजनीतिक कुशलता में, उनकी दूरदृष्टि में मुझे कोई बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं स्वीकार करूंगा, और हमारा ये व्रत था कि हिमालय दर्पण उत्तराखंड जब बोलेगा सच बोलेगा, बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता के बोलेगा। हमारे व्यक्तिगत दुराग्रह हो सकते हैं, हमारी व्यक्तिगत मित्रता, व्यक्तिगत हमारी जगह जगह कहीं व्यक्तिगत हमारा नाराजगी भी हो सकती है, मगर वो कभी हिमालय दर्पण उत्तराखंड के आपको जो हमारी रिपोर्टिंग होगी, जो हम अपने न्यूज देंगे और जो हम अपने व्यूज देंगे, उस पे वो कहीं आड़े नहीं आएगा। ये मैंने आज अपनी स्वयं आज मुख्य संपादक के रूप में हिमालय दर्पण उत्तराखंड के, आज मैं उत्तराखंड की जनता के समक्ष स्वीकार करता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे बड़ी बाधाएं पार कर गए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले मुख्यमंत्री ऐसे बनने जा रहे हैं जो संभवतः 5 वर्ष अपने कार्यकाल के पूरे करेंगे। ये मेरा एक राजनीतिक आंकलन है। नारायण दत्त तिवारी जी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत दूसरे मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बनने जा रहे हैं, जो पूरा कार्यकाल उम्मीद है कि अपना उसको पूरा निभाएंगे उस कार्यकाल को। और मेरा आकलन आपको कैसा लगा
क्या आपको लगा कि हिमालय दर्पण उत्तराखंड निष्पक्ष है? क्योंकि आमतौर पर लोगों को यही उम्मीद थी कि हिमालय दर्पण भारतीय जनता पार्टी का और खास तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध करेगा, क्योंकि मेरा उनके परिवार के साथ एक व्यक्तिगत मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन वो अपनी जगह है, वो चीजें अपनी जगह है। और जो आकलन है, मैं आकलन करने में कभी पक्षपात नहीं करूंगा। आकलन करते हुए मैंने बिल्कुल निष्पक्षता को निभाने की कोशिश की है। आपको ये मेरा आकलन निष्पक्ष लगा या नहीं लगा, बस आज इतना ही मैं आपसे सवाल पूछता हूं। अगर लगा हो तो मेरे इस आज के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिस तरह से आप इसको लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें। और आपको अच्छा लगा या मेरी बात गलत लगी, दोनों ही स्थिति में इस पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमको भविष्य की दिशा मिलती है, हमको एक दिशा निर्देश मिलता है। क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि हिमालय दर्पण उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की आम जनता की आवाज बनेगा। हम उसी दिशा में अग्रसर हैं। आपको एक बार फिर से सुभाष शर्मा, मुख्य संपादक, हिमालय दर्पण उत्तराखंड न्यूज चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार।